गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या था। ऑर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति जिसे यूलोफिलिया ऑब्ट्यूसा को कितने सालों के बाद देखा गया है। तो यहाँ पे इसको 118 सालों के बाद भारत में देखा गया है। फिर हमारा कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को अब किस सेवा क्षेत्र में भर्ती देने का निर्णय लिया है। तो अर्धसैनिक बल में भर्ती देने का निर्णय लिया गया है ट्रांसजेंडर को। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने कला संस्कृति और विरासत उद्योगों के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड का बचाव पैकेज लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम में। फिर हमारा कि एक्सपैट कोटा, मैंने आपको बताया था कि ये किससे संबंधित है। इसमें क्या है कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो उसके बाद बहुत से लोग होंगे भारतीय जिनको कुवैत छोड़ना पड़ेगा, और माना जा रहा है कि इसमें 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के कारण सभी देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हो गई है, और वहाँ पे हर देश ये कोशिश कर रहा है कि जो उसके अपने नागरिक हैं वो ठीक से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान भी दे और अपने जीवन यापन में सुधार कर सके। ठीक, अगला हमारा आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक लिखी है। तो इसको लिखा है उर्जित पटेल ने, जबकि वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। ठीक, ये बुक किस पे संबंधित है। तो ये एनपीए से रिलेटेड बुक है। ठीक है, जो कि काफ़ी समय से चर्चा में है एनपीए। फिर हमारा पुस्तक गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ये किसने लिखा है। ये लिखा है आरसी भार्गव ने। ये किस पे बुक है। तो ये बिजनेस के ऊपर है। बिजनेस में जो भी इनका एक्सपीरियंस है उसी के ऊपर उन्होंने यह बुक लिखा है। फिर हमारा कि 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक, अगला हमारा कि नरेंद्र मोदी कहाँ स्थित एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण 10 जुलाई को करेंगे। तो मध्य प्रदेश में स्थित है ये, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। ठीक है, फिर हमारा फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो जिन कैक्टेक्स बने हैं वहाँ के नए प्रधानमंत्री। पता होना चाहिए कि फ्रांस में जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं और बाद में प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट का गठन करता है। अगला हमारा किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह ओफिक 16 को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। तो ये किया है इजराइल ने। ठीक, फिर हमारा वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार नेपाल ने तरक्की करके किस आय स्तर में अपना स्थान बनाया है। तो यहाँ पे नेपाल ने निम्न मध्य आय स्तर, मतलब लोगों के आय का एक स्तर होता है, जैसे बहुत लोअर हो गया या हाई इनकम हो गया या अपर मिडिल हो गया या फिर लोअर मिडिल। अभी क्या है कि ये आपको पता होना चाहिए कि इसको किसी न किसी ने कैटेगराइज किया है। तो ये किसने किया है, विश्व बैंक ने। हर साल विभिन्न देशों को 4 इनकम ग्रुप में बांटता है, जिसमें नेपाल की बात करें तो नेपाल पहले निम्न इनकम ग्रुप में था, मतलब कि गरीब में था, लेकिन बाद में वह लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आ गया। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें भारत की क्या स्थिति है। भारत की क्या स्थिति है। भारत ने पहले भी निम्न मध्यम बोले तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में था और ताज़ा रिपोर्ट में भी इसी कैटेगरी में है। नेपाल ने 2 साल पहले 22 मई 2018 को ऐलान किया था कि वह 10 सालों के अंदर एक निम्न मध्यम आय वाले देशों में आने का प्रयास करेगा, लेकिन समय से पहले ही उसने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक, याद रखिएगा इसको। अच्छा, विश्व बैंक का मानना क्या है कि अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय $1036 सालाना से कम है तो वो सबसे निम्न स्तर या फिर गरीब देशों की श्रेणी में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका ने इससे औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दिया। रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि कोरोना वायरस की वजह से अगर देखा जाए, क्योंकि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है और सबसे ज़्यादा वो प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि निष्पक्षता से WHO जांच नहीं कर रहा, वो चीन मतलब कि एक्शन नहीं ले रहा है चीन के खिलाफ। अगर ये पहले पता होता तो शायद कोरोना इतना वाइड रूप नहीं लेता। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब अमेरिका ने कहा है कि वो WHO को छोड़ देगा। ठीक, हालांकि अगले वर्ष तक ये अभी प्रभावी नहीं होगा और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें अगर सुधर जाएं तो अमेरिका इसको रद्द कर दे। ठीक,
लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को 6 जुलाई को योजना भेज दी गई है और आने वाले 6 जुलाई 2021 से ये प्रभावी होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। आपको ये भी बता दें कि WHO का सबसे बड़ा फंडर था अमेरिका, $400 मिलियन, लेकिन इस साल उसने फंडिंग भी नहीं दिया। ठीक, अगला हमारा वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो भारत इसमें 34वें स्थान पे है। जबकि अगर हम लोग पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन इसमें 32वें रैंक पे है, श्रीलंका 65वें रैंक पे है और पाकिस्तान 73वें रैंक पे है। ठीक, इस सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग ली गई, जिसमें नंबर 1 पे कौन है, ब्रिटेन है नंबर 1 पे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध कार्यालय की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2018 में अफीम की सबसे अधिक जब्ती किया है, तो ये ईरान ने किया है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि इजराइल ने ओफिक 16 नाम से एक उपग्रह अपना लॉन्च किया है, जो कि क्या करेगा, ईरान पे जासूसी की तरह से नज़र रखेगा। ठीक, अगला हमारा, संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध की नवीनतम रिपोर्ट जो आई है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, इसमें सबसे ज़्यादा जो अफीम जब्त की गई है वो कहाँ पे की गई है, ईरान में। कितनी, 644 टन। इसके बाद अफगानिस्तान में 27 टन, फिर पाकिस्तान में 19 टन और भारत में 4 टन के साथ चौथे स्थान पे। तो याद रखना इजी है, 4 टन नंबर भी चौथा है। ठीक है, इसके अलावा हीरोइन जब्ती की बात करें तो भारत 1.3 टन के साथ दुनिया में 12वें स्थान पे है। फिर हमारा कि किस वित्तीय संस्थान ने भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए $400 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है, तो ये किसने किया है, ये विश्व बैंक ने किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसका उद्देश्य है गंगा नदी का कायाकल्प करना। ठीक, और इसमें 381 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण है और 19 मिलियन डॉलर तक की गारंटी शामिल है। अब ये आ गया आपको ऐप, तो आपको पता है कि ऐप को इंस्टॉल करके रेटिंग और रिव्यू करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ इस ऐप में स्टडी 91 द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर हमारा कि जून 2020 के मासिक माइक्रो इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के इफेक्ट से भारत की जीडीपी कितनी सिकुड़ जाएगी, तो 4.5 सिकुड़ जाएगी। याद रखिएगा इसको, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जीडीपी 4.5 माइनस रहेगी। ठीक है, इसका आकार क्या होगा, करीब 203 लाख करोड़ रुपए इसका आकार होगा और अप्रैल तक सरकार को उम्मीद थी कि इसकी विकास दर 1.9% रहेगी। ठीक है, लेकिन इसमें अभी पाया गया है कि जीडीपी ग्रोथ माइनस में रहेगी। ठीक, और यहाँ पे आईएमएफ ने भी बताया था कि 4.9% का संकुचन होगा। अगला हमारा गोल्डन बर्ड विंग, ये किससे संबंधित है जो कि चर्चा में है, तो ये भारत की सबसे बड़ी तितली है जो कि चर्चा में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्राइडस आइकस। इसको 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। अगर हम लोग बात करें मादा गोल्डन बर्ड विंग की, तो ये उत्तराखंड के दीदी हाट से, जबकि नर गोल्डन बर्ड विंग मेघालय के शिलोंग में वानखर तितली संग्रहालय में खोजा गया है। ठीक है, इनके पंखों की लंबाई 194 mm है। ठीक, इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्डविंग दक्षिणी बर्डविंग की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती हैं। ठीक है, इससे पहले सबसे बड़ी तितली कब देखी गई, 1932 में दर्ज की गई थी दक्षिणी बर्डविंग, जो कि इसी प्रजाति से संबंधित थी। अगला हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के तहत जो पेरिस समझौता हुआ था, इसको पूरी तरह से लागू करने पर चर्चा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर हमारा, कोविड-19 महामारी की वजह से किस एजुकेशन बोर्ड ने पहली बार करीब 30% सिलेबस को कम करने का फैसला लिया है, तो ये लिया है सीबीएसई ने यह फैसला। ठीक है, तो ये किसने लिया है फैसला, तो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ऐलान किया है कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक सिलेबस कम किए गए हैं, जबकि इससे नीचे वाले क्लास के मामले में स्कूल को खुद ही डिसीजन लेने को कहा गया है। ठीक, सीबीएसई के चेयरमैन कौन है, मनोज आहूजा।
अगला हमारा विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जूनोसिस होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जूनोसिस या फिर जूनोटिक रोग कहते हैं। लाइक अभी कोरोना क्या हमारा जूनोसिस रोग है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो भी जूनोटिक संक्रमण प्रकृति या मनुष्यों में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है उसे क्या कहते हैं, जूनोटिक संक्रमण। जैसे HIV हो गया, इबोला, मलेरिया, रेबीज, ये सब क्या हैं, ये सब जूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, और कहा जा रहा है कि अगर इसकी प्रयास नहीं की गई तो आने वाले समय में कोरोना जैसे अन्य महामारियों का सामना भी देश को करना, पूरे विश्व को करना पड़ सकता है। ठीक, अगर रिपोर्ट की बात करें तो मनुष्यों में 60% ज्ञात जूनोटिक रोग हैं तथा 70% जूनोटिक रोग ऐसे भी हैं जो कि अभी ज्ञात नहीं है। बाद में क्या होता है, उनका टीका बनता है। जैसे मलेरिया किससे होता है, मच्छर से, तो ये भी जूनोसिस है। बाद में क्या हुआ, इसका टीका भी पिछले साल लॉन्च हुआ है 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के अवसर पे। ठीक है, तो इस तरह से ये है अपना, इतने ज़्यादा रोग हैं। ठीक, चलिए, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।